नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गौतम अडानी पर घोटाले का आरोप लगाया है और कहा कि यह घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कोयला खदानों का आवंटन खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि कोयला खदानों का आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है और प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। आप नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला खदान के आवंटन रद्द हो जाते हैं और उसके बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा था कि कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने पूरे देश के चेहरे पर कालिक पोती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2015 में कोयला खदानों के आवंटन को लेकर संसद में एक एक्ट बनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य सरकारों को बिजली के उत्पादन के लिए जो कोयला खदानें दी जाएगी वह किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती है। जी हां, आपको बता दें, प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली नेता अतीक अहमद के करीबियों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही। यूपी सरकार इन पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही। प्रयागराज में सीएम योगी का मिट्टी में मिलाओ अभियान जारी है। इसी क्रम में प्रयागराज के असरौली इलाके में मसकउद्दीन के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज के असरौली इलाके में मसकउद्दीन के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मासूक का यह मकान 200 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में 2 मंजिला आलीशान मकान बना हुआ था। अतीक के करीबी मासूकुद्दीन के मकान की अनुमानित कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है। इस जमीन पर मकान बनाने के लिए नक्शा अप्लाई किया गया था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके बगल में एयरफोर्स का ट्रांसमीटर एरिया शुरू हो जाता है और इसी वजह से मकान बनाने पर एयरफोर्स ने भी आपत्ति की थी। मासूकुद्दीन को माफिया अतीक अहमद का मददगार माना जाता है। इस पर आरोप है कि मासूकुद्दीन से जुड़े लोग अतीक अहमद के निगरों की फंडिंग करते हैं और इसी वजह से आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। जी हां, आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को रायसीना डायलॉग में शिरकत करते हुए एक बार फिर भारत की विदेश नीति पर बात की है। दुनिया इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही, ऐसे में लोगों की वैश्विक घटनाक्रमों पर नजर पर है। इस समय भारत की विदेश नीति को लेकर दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। इसका एक कारण भारत का वैश्वीकरण भी है। क्रिकेट टीम की तरह हम सिर्फ घरेलू मैच ही जीतना नहीं चाहते, बल्कि विदेशों में जीतना भी चाहते हैं। रायसीना डायलॉग की बैठक में शामिल देश और उनके प्रतिनिधि दुनिया भर की राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर मंथन करते हैं। इस दौरान जयशंकर ने क्रिकेट का भी जिक्र किया है। जी हां, आपको बता दें, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग में चीन का दबदबा खत्म होने जा रहा। कॉन्ट्रैक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन भारत में फाउंडेशन बढ़ाने के लिए $70 करोड़ का निवेश करने की तैयारी में है। यह भारत में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इससे कंपनी भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में एक नया प्लांट लगाएगी। ताइवान की कंपनी, यह कंपनी आईफोन मेकर एप्पल इंक को सप्लाई करती है। बेंगलुरु में 300 एकड़ में बनने वाले प्लांट में आईफोन के पार्ट्स बनाए जाएंगे। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिकी कंपनियां चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कर रही और उनके लिए भारत पसंदीदा विकल्प बनकर उभरा है। जी हां, आपको बता दें, G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल विदेशी प्रतिनिधियों को गुरुग्राम में सुखद अनुभव मिला है। भारत में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक के मेजबान हरियाणा को लेकर विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि गुरुग्राम में मिले। आदर सत्कार और संस्कृति से बेहद प्रभावित नजर आए हैं। गुरुग्राम में 1 से 3 मार्च तक आयोजित बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर हुए मंथन में शामिल विदेशी प्रतिनिधियों ने अपने शब्दों में भारत में मिले सम्मान व सत्कार की प्रशंसा करते हुए खुशी जताई है। G20 के अस्थायी सदस्य इंडोनेशिया के प्रतिनिधि बुद्धि संतोषी एंटी करप्शन वर्किंग की बैठक में शामिल होने के लिए पहली बार भारत आए हैं। उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम शहर में आयोजित बैठक में शामिल होने के अनुभव को प्रशंसनीय बताया है। भारत में गुरुग्राम की मिलेनियम सिटी के तौर पर पहचान है। इस बैठक के लिए गुरुग्राम में पहुंचने पर मिले सम्मान व सत्कार की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
जी हां, आपको बता दें तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की हत्या के मामले पर बिहार सरकार अपनी विशेष अधिकारियों की टीम तमिलनाडु भेजेगी। ये टीम तमिलनाडु में बिहारियों पर हुए हमले की हकीकत जानने जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को इसे लेकर निर्देश दिया है। बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर सीएम नीतीश से मुलाकात की थी। बीजेपी नेताओं की मांग के बाद नीतीश कुमार एक्शन में आए हैं और उन्होंने अधिकारियों की टीम भेजने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसे पूरे मामले की जानकारी दी है। जी हां, आपको बता दें दुनिया लगभग बीते 3 सालों से कोविड-19 महामारी से जूझ रही, जिसने अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान में भी कोविड वायरस बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज सुबह 8 बजे कोरोना के नए आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 283 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना वायरस के सक्रिय मामले बढ़कर 2525 के पास पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बीते दिन के आंकड़ों में मुताबिक देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 2439 थी, जबकि 1 मार्च को इनकी संख्या 2335 दर्ज की गई है। तो वहीं सक्रिय मामले आज बढ़कर 2525 के पास पहुंच गए, जबकि 1 मार्च को 268 नए मामले सामने आए थे, जबकि 28 फरवरी को 240 नए मामले मिले थे। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो रहा है कि कोविड के मामलों में फिर से इजाफा होने लगा है। जी हां, आपको बता दें भगोड़े विजय माल्या के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उसकी संपत्ति जब्त को लेकर मुंबई की अदालत ने फैसला सुनाया था। माल्या ने उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली है, यानी कि उसकी संपत्ति जब्त का रास्ता और अब ज्यादा साफ हो गया है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मुंबई की एक अदालत के माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। यानी कि माल्या के एक साथ 2 बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ वो आर्थिक अपराधी ही रहने वाला है और उसकी संपत्ति भी जब्त होने जा रही है। जी हां, आपको बता दें पुरानी पेंशन योजना को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का कुछ राज्यों का फैसला एक पीछे जाने वाला कदम होगा। इसे लागू होने से आम जनता के पैसों का लाभ सीधा तौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू होने से आम लोगों आमदनी का कुछ हिस्सा सरकारी कर्मचारियों को दे जाएगी, जबकि आम जनता में ज्यादातर के पास कोई विशेष सामाजिक सुरक्षा नहीं है। सरल भाषा टैक्स के पैसे से पुरानी पेंशन योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि उनका समूह आंध्र प्रदेश में 1000 मेगावाट क्षमता की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएगा। राज्य में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि हम अपना निवेश जारी रखेंगे और हम राज्य में 1000 मेगावाट क्षमता की सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे। उन्होंने कहा कि रिलायंस ने अपनी केजीडी 6 परिसंपत्तियों और उससे जुड़ी गैस पाइपलाइन में लगभग 1.50 लाख करोड़ का निवेश किया है। अंबानी ने कहा कि आज रिलायंस केजीडी 6 बेसिन में जो गैस उत्पादित करता है वह देश में स्वच्छ ऊर्जा बदलाव की गति दे रहा और जल्दी ही उस गैस उत्पादन में करीब 30% का योगदान देगा। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।